आप लोगों के वीक भी हैं। देखिए एंशियंट आराम से आपको पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ेंगे उसके बाद में। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे मिडिवल इंडियन हिस्ट्री और मध्यकालीन भारत की अगर आप बात करें तो ये जो आपका बेटा मध्यकालीन भारत है इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, बट इसको पढ़ने के लिए एक पूरी सिक्वेंसिंग चलेगी जिसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। पहले हमें यह पढ़ना है कि राजनीतिक दशाएं कैसी थी जब मध्यकालीन भारत प्रारंभ हो रहा था। उस समय की पॉलिटिकल या राजनीतिक दशाएं किस प्रकार की थी, क्या पॉलिटिकल कंडीशंस उस टाइम पे बनी थी, क्या चीज़ें हमारे देश में चल रही थी और उन्हें कैसे बदला जाना चाहिए। जैसे आपको पता है कि 6th सेंचुरी तक, मतलब 6ठी शताब्दी तक, अगर हम 6th सेंचुरी की बात करें, 6th सेंचुरी एडी, ठीक है, शताब्दी ईस्वी, ठीक, यहाँ तक क्या चल रहा था, यहाँ तक गुप्तों का शासन था। गुप्त मतलब यहाँ पर समाप्त होने की कगार पे थे, गुप्त काल यहाँ चल रहा था। अच्छा, गुप्त ने प्राचीन भारत में सबसे ज़्यादा समृद्धि दी, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किया, सबसे ज़्यादा विकास किया और प्रॉपर मैनर में डेवलपमेंट करके वो गए। जब ये गए तो इसके बाद क्या हुआ, गुप्ता की टेरिटरी जब खत्म हुई तो क्या हुआ, आंतरिक रूप से यहाँ कलह हुई। यहाँ क्या हुआ बेटा, यहाँ पर आंतरिक कलह हुई, इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत हुए, जिसका फायदा किसने उठाया, हुनाज ने, हुरोड़ों ने उठाया, हुरोड़ों ने उठाया और हुरोड़ यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी चीज़ें की। यहाँ पर चीज़ें डेवलप हुई और यहाँ पर चीज़ें जब चली तो क्या हुआ, जो मगध था, पाटलिपुत्र था, इन सब की इंपीरियल लॉस ख़त्म होने लगे। आज इनकी पावर बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब क्या हो गया, जैसे जब अब ये भी चल रहे थे तो ये क्या कर रहे थे, मगध के आसपास बैठते थे। पटना का क्षेत्र इनका भी शासन के लिए ज़रूरी था। अभी पटने के क्षेत्र को छोड़ के आ रहे हैं, अभी पटना की साइड नहीं। अभी क्या हो रहा है, अब यहाँ पे जब हुराड्स आ गए तो इन्होंने ये देखा कि जो ईस्टर्न इंडिया है, जो पूर्वी भारत है, उसको हमको छोड़ना है। तो पूर्वी भारत में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। तो ये जो ईस्टर्न इंडिया था, जैसे आप नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया भी बोलते हैं, उधर साइड में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहे थे। तो बिहार बॉर्डर जो था वहाँ पर चीज़ें धीरे धीरे खराब होने लगी, ठीक है। 7वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नॉर्थ इंडिया में चल रही थी, ठीक है, वो ख़त्म हो गई। अब यहाँ क्या हुआ, उत्तर भारत में, ये जो उत्तर पूर्व भारत है, यहाँ पर जो पॉलिटिकल कंडीशन थी बेटा, वो पूरी तरीके से आज की डेट में डिसबैंड है। मतलब अब कोई भी उत्तर पूर्व भारत पे ध्यान नहीं दे रहा और उत्तर पूर्व भारत बहुत ज़्यादा फेमस नहीं रहे। बट इसी समय पर फिर एक नई डायनेस्टी जन्म लेती है जिसका नाम होता है वर्धन। फिर ये बेटा यहाँ पे वर्धन वंश आता है और वर्धन वंश क्या करता है, वर्धन वंश पुनः उत्तर भारत को मंच पर ले आता है। उत्तर भारत को दोबारा फेमस बनाने का काम कौन करता है, हर्षवर्धन या वर्धन डायनेस्टी। वर्धन वंश जब आता है तो बहुत सारी चीज़ें बदलता है और बहुत सारी चीज़ें रेगुलेट करता है। और जब बेटा इन्हें वो रेगुलेट करता है तो यहाँ पर चीज़ें और बेहतर होने की कोशिश में लगती हैं। अब यहाँ चीज़ें बेहतर कैसे होंगी, ये समझिए। जब ये आएंगे तो कन्नौज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और कन्नौज क्या होगा, ये एक पावर सीट बन जाएगी, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो जब हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो उस समय कन्नौज भी एक बहुत ज़रूरी प्लेस बन गया था। कन्नौज में जब ये लोग आते हैं, मोहम्मद गौरी आते हैं, तो मोहम्मद गौरी के समय पर कन्नौज पे शासन कर रहे थे जयचंद्र। जयचंद्र को भी बाद में हराया जाता है। आप सोचिए, मतलब ये कन्नौज इतनी छोटी पावर सीट नहीं है। दिल्ली और अजमेर के बाद अगर एक बहुत बड़ी कोई पावर सीट थी तो आपके लिए क्या थी, वो आपके लिए कन्नौज थी। तो कन्नौज इस समय पर एक मुख्य भूमिका पे आ चुकी थी और ये प्रॉपर मैनर में वर्क करते हुए दिख रही थी। कन्नौज एक प्रॉपर मैनर में काम कर रहा है, कन्नौज सारे कामों में जा रहा है। अब जाहिर सी बात, जब 12वीं शताब्दी आएगी तो भाई पॉलिटिकल रिव्यूज़ क्या कहेंगे, जो राजनीतिक मंच है वो क्या कहेगा, वो कहेगा भाई अगर हमने दिल्ली, राजस्थान जैसे राजपूताना बोलते हैं, और कन्नौज पे अगर आक्रमण करके इसको जीत लिया तो पूरा उत्तर भारत हमारा। और अब ये ध्यान दीजिएगा, जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी उस समय पर आए उन्होंने यही कोशिश की कि पहले इन चीज़ों को डेवलप किया जाए ताकि हम उत्तर भारत पर अपना शासन करने लगे। तो कन्नौज जो है मध्यकालीन भारत प्रारंभ होने से पहले एक पॉलिटिकल सीट बनी हुई थी और एक बहुत प्रॉपर मैनर में आपके लिए काम करते हुए दिख रही थी। कन्नौज ही एक ऐसी शक्ति का केंद्र था जिसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहा 250 सालों तक। 250 सालों तक 3 राजवंश आपस में लड़ते हुए, ठीक है, और वो लड़ने के बाद ही इस चीज़ को लाया गया। अब साउथ इंडिया इस समय अलग फ्लरिश हो रहा था। साउथ इंडिया में क्या था, पल्लव्स जो कांची के थे, राजपूतास
जो मान्यखेत किए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। सदर्न में कौन चल रहा था? कांची के पल्लव। अगर साउथ इंडिया की साइड आप जाएंगे तो यहाँ कौन चल रहा है? यहाँ चल रहा है कांची के पल्लव पहला। कांची के पल्लव के बाद दूसरा कौन चल रहा है? कांची के पल्लव के बाद दूसरा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन है? वो है राजकोटास, जो मान्यखेत से आए थे। तो दूसरे नंबर पर है राजकोटास मान्यखेत। ये दोनों एक पावर सीट पे और चल रहे हैं। तो अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि आरंभिक मध्यकालीन भारत में भारतीय समाज की और आर्थिक और राजनीतिक दशाओं का विवरण करें, यहाँ पर जब आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? आर्थिक और राजनीतिक दशाएं। इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कंडीशन, ये आपसे बेटा पूछा गया। बस अगर आप इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस को ठीक से समझ लेंगे तो आपकी चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर मैनर में नरिश होते हुए आपको दिखेंगे। आपको क्या देखना है? इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस देखनी है। ठीक, ठीक। तो कन्नौज की बात करेंगे। कन्नौज की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं हर्षवर्धन की डेथ होती है 643 में। हर्षवर्धन कब मरते हैं बेटा? 643 एडी में हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है। जब ये हर्षवर्धन मर जाते हैं 643 एडी में, उसके बाद चीज़ें आपके लिए प्रॉपर मैनर में बदलने स्टार्ट होती हैं। 643 के बाद चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव नहीं है ना, हमारे लिए पॉजिटिव है, ये माना जाता है मिडिवल पीरियड। बट उसके बाद 730 में हमें एक बहुत फेमस मोनार्क मिलेंगे जिनका नाम होगा यशोवर्मन। 730 में यहाँ पर शासन करते हुए हमें कौन मिल रहा है? यशोवर्मन। कौन मिल रहा है बेटा? यशोवर्मन। 730 में शासन करते हुए हमें दिखते हैं यशोवर्मन साहब। यशोवर्मन इस समय पे प्रॉपर मैनर में शासन करते हुए दिखते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं। इन्होंने क्या किया था? गौड़ पर भी आक्रमण किया था। ठीक है, गौड़ क्या था? बंगाल। ठीक है, इनका क्या है? गौड़ जो है ये एक प्लेस था, यशोवर्मन ने इस पे भी आक्रमण किया था। GAUDA, गौड़। हिंदी में ऐसे लिखेंगे गौड़। गौड़ बंगाल है, बंगाल पर भी इन्होंने आक्रमण किया और बंगाल को भी इन्होंने विजित किया। तो यशोवर्मन जो है मध्यकालीन भारत के प्रारंभ के समय एक महान शासक बने हुए दिख रहे हैं। इन्होंने काफ़ी चीज़ें की। ठीक है, और जब ये रहे तो फिर इसके बाद 3 और राजाओं के नाम मिलते हैं। एक मिलता है वज्रयुद्ध, एक मिलता है इंद्रयुद्ध, एक मिलता है चक्रयुद्ध। इनके 3 और नाम मिलते हैं। वज्रयुद्ध मतलब अगले शासक जो थे, वज्रयुद्ध, इंद्रयुद्ध, चक्रयुद्ध। कौन कौन मिल रहा है? वज्रयुद्ध, इंद्रयुद्ध एंड चक्रयुद्ध। ये 3 इंपॉर्टेंट शासक यहाँ पे आपको दिखते हैं जो कन्नौज पे शासन कर रहे थे। ये कब तक शासन कर रहे हैं? 730 से लेकर 9वीं शताब्दी तक, मतलब 730 से लेकर 900 सेंचुरी AD तक इन लोगों का शासन बेटा यहाँ चलता रहता है। ये एक ऐसा समय पीरियड है जिस समय पर ये लोग शासन करते हुए आपको दिखते हैं। ठीक है, कब से? 730 से लेकर 900 सेंचुरी AD तक इनका पूरा शासन यहाँ पर चलता है। ठीक, इसके बाद आपने देखा होगा फिर यहाँ पे लड़ाई भी चल रही है। ठीक है, अलग अलग लोगों की। तो 3 शासक आपको मैंने पहले बताया। कौन कौन लड़ रहे थे यहाँ पर बच्चे? यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार लड़ रहे हैं, राजकोटास लड़ रहे हैं और पाल लड़ रहे हैं। तो इनकी लड़ाई से पूरा मध्यकालीन भारत कमजोर क्यों हुआ? मध्यकालीन भारत के कमजोर होने का कारण ये बना बच्चों, अगर आप इस एरिया की बात करें, ये जो पाकिस्तान वाला बॉर्डर जा रहा है, इस एरिया से अफगानिस्तान से जो इन्वेडर्स हैं वो आने लगे इंडिया में। जब इस जगह से इन्वेडर्स आने लगे तो यहाँ पर बात क्या है कि भाई इसको हम कैसे रेगुलेट करें। तो यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि इसको हम प्रॉपर मैनर में रेगुलेट करें। यहाँ से इन्वेडर्स आ रहे हैं, हमारे यहाँ आक्रमण करने आ रहे हैं। यहाँ पर ऑलरेडी लड़ाई चल रही है, ये अलग लड़ रहे हैं, ये एरिया अलग लड़ रहा है, ये एरिया अलग लड़ रहा है।
तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा अनरेस्ट की सिचुएशन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अशांति है, सामंजस्य का अभाव है। जब ये सामंजस्य का अभाव है तो क्या होगा, ये जो पश्चिमी बॉर्डर है, ये जो वेस्टर्न फ्रंट है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पूरी तरीके से, ये जो हमारा वेस्टर्न फ्रंट है पूरा हमारी तरह क्या होगा, इग्नोर होगा। ये हमारे लिए पूरी तरीके से इग्नोर था। वेस्टर्न फ्रंट को हम लोग बिल्कुल नहीं देख रहे थे, ना हम समझ पा रहे थे। अभी वेस्टर्न फ्रंट हमारे लिए क्या है, वेस्टर्न फ्रंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये जो एंशिएंट इंडिया थी, एंशिएंट इंडिया पे जब आप ध्यान देंगे, एंशिएंट इंडिया में भी अगर अशोक की बात करें, अन्य शासकों की बात करें, तो बेटा इन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या की थी, इन्होंने पश्चिम को संभाला था। जैसे तक्षशिला का विद्रोह जब हुआ था, तो उस तक्षशिला के विद्रोह के टाइम पर भी इन्होंने क्या किया था, तक्षशिला को समझाने की कोशिश की थी, इसे संभालने की कोशिश की थी। क्यों? क्योंकि अगर पश्चिम को हम इग्नोर करते हैं तो फिर भारत पर आक्रमण करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर यहाँ पर आपने गुर्जर प्रतिहार, राजपूत और पालास के बारे में पढ़ा। तो गुर्जर प्रतिहार, राजपूत और पालास की जब हम बात करेंगे तो बिल्कुल अलग तरीके से शासन करते हुए दिखे। इसके बाद आएगा बेटा अजमेर और दिल्ली। अजमेर की अगर हम बात करेंगे, अजमेर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता है, और जब अजमेर स्ट्रॉन्ग बनता है तो ये एक प्रॉपर मैनर में मजबूत शासक बनेंगे। यहाँ पर कौन शासन कर रहे थे, चौहान। अजमेर में कौन शासन करेगा, अजमेर और दिल्ली में चौहान। तो अजमेर और दिल्ली की जब हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर शासन कर रहे हैं चौहान। तो ये जो चौहान शासन कर रहे हैं, ये राजवंश को बहुत ज़्यादा सशक्त बनाने के प्रयास में लगे और बहुत ज़्यादा सशक्तता देने की कोशिश में लग रहे थे। अब यहाँ पर क्या है, इनके लिए इम्पोर्टेंस क्या रखता था, है ना। अब कहा जाता है भाई ये जब शासन करने आए राजपूत जो थे 7वीं से 8वीं शताब्दी में यहाँ पे पहुँचे। कहाँ से पहुँचे, 7वीं से 8वीं शताब्दी में इन्होंने अजमेर और दिल्ली को कैप्चर किया। ठीक, अब जाहिर सी बात है ये आए कहाँ से, ये पहले कौन थे, ये अभी तक एज ऑब्वियस कोई भी ऑप्शनल का प्रश्न ऐसा नहीं आया जिसमें पूछे चौहान आए कहाँ से। ठीक, कुछ लोग कहते हैं अग्निकुल से उत्पन्न हुए, एक इनके यहाँ सिद्धांत चलता है जिसे बोलते हैं अग्निकुल उत्पत्ति। क्या सिद्धांत इसका चलता है, अग्निकुल। कुछ लोग कहते हैं सर ये अग्निकुल से उत्पन्न हुए, तो यहाँ पे अग्निकुल उत्पत्ति का सिद्धांत तो एक हमें दिखता है, बाकी हमें कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं मिलता कि हम इस पर ध्यान दें। अग्निकुल उत्पत्ति इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्षत्रिय नहीं, ये राजपूत कहलाते थे। इन्हें क्षत्रियों की जगह हमने क्या बोला बेटा, इन्हें हमने राजपूत बोला। तो इनको प्रॉपर मैनर में हम क्या समझते थे, इनको समझते थे राजपूत। तो जो राजपूत हैं ये क्षत्रियों के साथ हमने जोड़ तो दिया बाद में, बट ये क्षत्रिय बिल्कुल नहीं थे। ये राजपूत हमारे लिए कौन थे, ये राजपूत हमारे लिए अग्निकुल से उत्पन्न हुए थे। अब अग्निकुल से उत्पन्न होना और राजपूतों का अलग होना दोनों अलग बातें। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक इशू क्या था, याद समझिए। यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ बोली गई कि सर जो क्षत्रिय हैं वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यानी शूद्र के क्रम में आते हैं। ठीक है, ये ब्रह्मा द्वारा पैदा हुए हैं, ये ब्रह्मा द्वारा पैदा हुए हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की कंडीशन में आते हैं, ब्रह्मा द्वारा पैदा हुए। दूसरा जो हमारे यहाँ कंडीशन आती है वो आती है कायस्थ, ठीक, एंड राजपूत। तो ये दोनों जो थे ये समाज के वर्ण व्यवस्था के बाहर थे। ये सडन एक ऐसा वॉरियर क्लेन था राजपूतों का, एक ऐसा युद्धशील व्यक्तियों का पूरा समूह था जो हमारे समझ आता है। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, इनको हम राजपूत बोलते थे। फिर राजपूत को हम क्षत्रियों के साथ जोड़ देते हैं और कायस्थ को हम जोड़ देते हैं वैश्यों के साथ। ठीक है, तो ये बाद में करते हैं। बट यहाँ पर सिद्धांत क्या, अग्निकुल कहा जाता है, ये अग्नि से पैदा हुए, मतलब जो फायर होती है उससे पैदा हुए, इसीलिए इन्हें अग्निकुल ही बोला जाता है। तो अब देखिए जब राजपूत क्षत्रियों की बात करेंगे डिटेल में, तो एक हो गया सूर्यवंशी, एक हो गया चंद्रवंशी, और एक हो गया अग्निकुल। तो अब क्या हुआ, हमारे पास 3 ऐसी क्लेन आ गई जो यहीं पर चले थे। अब ये राजपूत जो थे इन्होंने शासन करना स्टार्ट किया। ठीक है, इसी टाइम पे अरब ने एक गवर्नर भेजा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर अरब के गवर्नर आए। ठीक है, अरब गवर्नर जो थे वो चाहते थे कि वेल्थ हमें मिले, तो इन्होंने अजमेर जैसे पहले से हैं उस तरह इन्होंने कहा कि भैया अजमेर जो है उस तरीके का हमें भी कुछ बनाना है। तो फेमस मेंबर उस डायनेस्टी के उस टाइम पे कौन थे, विग्रहराज 4th।
जो 1153 से 1164 तक काम कर रहे थे, शासन कर रहे थे। कौन कर रहे थे? विग्रह राज अजमेर पे शासन कर रहे थे 1154 से 64 तक। तो इनसे बोला गया कि भाई देखिए, हमें अजमेर की वेल्थ अच्छी लग रही है, हम यहाँ पर मॉस्क बनाना चाहते हैं, हम चीज़ें करना चाहते हैं। तो ये जो फेमस सिटी है इसकी, अजमेर की, इसको पहले क्या बोला जाता था? अजय मेरू। इसका रियल नाम क्या था अजमेर का? अजमेर का रियल नाम था, विग्रह राज ने जब इसे डाला था, इसका नाम था अजय मेरू। मतलब एक ऐसा पर्वत जिसको विजित ना किया जाए, डेट इज अजय मेरू। तो इन्होंने इनका टाइटल क्या रखा? अजय मेरू। जिसको हम कभी जीत ना सकें वो हो गया हमारे लिए अजय मेरू। तो इन्होंने अजय मेरू नाम से एक अजमेर शहर बसाया। ठीक, इसके बाद विग्रह राज के बाद और भी डायनेस्टी में कई लोग आए जिन्होंने अपने लिए कार्य किए। इसके बाद यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो शासक आए वो आए पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट शासक आएंगे वो आएंगे पृथ्वीराज थर्ड। कौन है बेटा? यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट शासक जो आएंगे वो आएंगे पृथ्वीराज तृतीय। और पृथ्वीराज तृतीय का जो शासनकाल है, लोग लगता है पृथ्वीराज थर्ड बहुत जल्दी आया, बहुत जल्दी चलेगा, ऐसा नहीं है। 1179 में, ठीक है, इनको बैठाया गया और 1192 तक रहे। कब से बैठे? 1179 से 1192 तक। इनके बारे में इतिहास बहुत कुछ बताता है, पर इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दो ही हैं। एक है बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट, और दूसरी है बैटल ऑफ तराइन सेकेंड। इससे इनको जाना जाता है। इनके बारे में कई इतिहासकार बहुत कुछ बोलते हैं। जैसे दिल्ली की जो सीट होती थी, राजपूतों के बहुत सारे क्लेम थे, जैसे कबीले होते ना, वैसे चौहान थे, गहड़वाल थे, ठीक है, और चंद्र थे, जैसे जयचंद्र वाले थे। अब इन सब का ये था कि दिल्ली पे जो शासन करेगा वो सबके लिए हेड होगा, जो दिल्ली पे शासन करेगा वो सबका मुखिया होगा। तो जो दिल्ली पे शासन करेगा वो क्या होगा? वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाएगा। तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान साहब को क्या किया गया? पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने सीट दे दी। ठीक, तो क्या हुआ? कई सारे क्लेम इनसे लड़ने लगे, जिसमें से कन्नौज के जयचंद्र साहब भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप बनता है जो इनसे लड़ रहा है। अब यहाँ पर जब युद्ध की स्थिति आती है, मतलब यहाँ से जब मोहम्मद गौरी आते हैं, तो जब मोहम्मद गौरी आते हैं तो मोहम्मद गौरी पश्चिम भाग को जीतते हुए आते हैं। ठीक है, जो वेस्टर्न फ्रंट है उसको जीतते हुए आ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? ऑलमोस्ट जो आपका पश्चिम भाग है बेटा उसको खत्म करते हुए आ रहे थे। और जब ये तराइन पहुंच रहे होते हैं तो सब चाहते हैं कि यहाँ पर भाई युद्ध स्थिति हो तो हम हारें ना, हम जीतें, ताकि भारत में किसी विदेशी का शासन ना हो। तो यहाँ पर बहुत सारे डिस्प्यूट्स चलते हैं। उसके साथ भी पृथ्वीराज चौहान जी एक छोटा सा काम ये कर लेते हैं कि वो जितने राजपूत लीडर्स होते हैं उनको अपने साइड में ला लेते हैं। ठीक है, जितने राजपूत लीडर्स हैं उनको अपने पक्ष में कर लेते हैं और पक्ष में करके वो युद्ध में जाते हैं। 1191 का तो पहला युद्ध है बच्चों, जो 1191 का तराइन का पहला युद्ध है। उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी हार जाते हैं। यहाँ पर भी जब हम अभी ऑप्शनल में नोट्स आपको देंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हमारे सामने आते हैं। पहला डिस्प्यूट ये आता है कि अगर पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे तो उन्होंने मोहम्मद गौरी को बंदी क्यों नहीं बनाया या इसको मार क्यों नहीं दिया। तो ये भाग गए थे युद्ध का मैदान छोड़ के, मोहम्मद गौरी रहे। तो जब मोहम्मद गौरी भागे तो लोगों ने कहा कि आप इन्हें मार क्यों नहीं रहे। तो इन्होंने कहा कि मैं किसी के पीठ पीछे वार नहीं करता, ये राजपूत धर्म के खिलाफ है। तो जब ये फर्स्ट बैटल हारते हैं, अच्छा कई जगह इतिहास मिलेगा, यूट्यूब पे भी मिलेगा, जिसमें कहा जाएगा कि इनके पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 29 बैटल हुई, कोई कहते हैं 17 बैटल हुई, कोई कहते हैं 20 बैटल हुई। तो इन सब चीज़ों से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है 1191 से लेकर 1192 तक।
तो 1191 की बैटल में कौन जीता है? पृथ्वीराज थर्ड। ठीक, यहाँ पर कौन जीत रहा है बेटा? यहाँ पर जीत रहे हैं पृथ्वीराज थर्ड। और इसके बाद जब दोबारा होगी तब कौन जीतेंगे? तब जीतेंगे मोहम्मद। 1192 की बैटल जीतेंगे मोहम्मद गौरी। अब यहीं से हमारा मध्यकालीन भारत का लॉजिक स्टार्ट होता है, क्योंकि अभी तक जो व्यक्ति आ रहे थे वो उत्तर भारत की तरफ नहीं आ पाए। अभी तक जितने लोग थे वो लाहौर हो गया, ठीक है, और मुल्तान हो गया, यहाँ पे थे। मतलब अफ़गानिस्तान बॉर्डर से लेकर पाकिस्तान के कुछ भागों तक पहुँचे थे, जिनको आज की डेट में हम सिंध प्रोविंस बोलते हैं। वहाँ से आगे वो नहीं आ पाए। बट जब मोहम्मद गौरी आगे बढ़े तो मोहम्मद गौरी के साथ प्रॉब्लम क्या आई? इन्होंने अपने जनरल्स रखे, जो इनके जनरल्स थे, इन जनरल्स को लेके बैठा है। और इनके जनरल्स का बिल्कुल अलग लॉजिक था। क्या लॉजिक था? इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। पृथ्वीराज चौहान डे वन से ये कहते हैं कि मेरी कोई संतान नहीं, मतलब इन्होंने हमेशा ये माना कि मेरी कोई पर्टिकुलर संतान नहीं है। और मेरी कोई संतान ना होने से एक सबसे बड़ा लॉस क्या होता है कि उनके खुद के कोई बच्चे ना होने से वो एक प्रॉपर मैनर में काम को कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहा भाई मेरी कोई संतान नहीं है तो मैं भाई रिस्क ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, ये स्लेव के कॉन्सेप्ट में रहते थे। इनके पास स्लेव थे। कौन थे? स्लेव। और जो स्लेव्स थे वही इनके जनरल्स थे। इन्होंने कहा जो स्लेव्स हैं यही मेरे पुत्र हैं। ये कौन है? ये मेरे चाइल्ड। तो सबने कहा अच्छा ये आपके चाइल्ड कैसे हो गए? कह रहे हमारे चाइल्ड ऐसे हो गए क्योंकि इनको मैंने स्लेव बना रखा है सिर्फ एक चीज के लिए, वो क्या है? मैरिज। शादी को छोड़ के बाकी सारे निर्णय ये स्वयं ले सकते हैं। इन्होंने कहा शादी को